दोस्तों, विश्व भूगोल पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग महासागरीय लवणता अर्थात ओशन सैलिनिटी इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए इस विषय को हम समझते हैं। सबसे पहली बात कि आखिर ये महासागरीय जल की लवणता होती क्या है, सैलिनिटी है क्या। तो जैसा कि आप सबों को पता होगा कि महासागरीय जल जो होता है वह नदी के जल की तुलना में या जो तालाबों में जल मिलते हैं, भूमिगत जल मिलता है, उसकी तुलना में यह खारा ज़्यादा होता है। तो जो खारापन होता है वही महासागरीय जल की लवणता कहलाती है अर्थात सैलिनिटी कहलाती है। अब ये महासागरीय जल का जो ये खारापन है वह इसमें घुले हुए सॉल्ट्स अर्थात लवणों के कारण होती है। और ऐसा जांच से पता चला है कि महासागरों में कुल 47 प्रकार के लवण घुले रहते हैं, 47 टाइप्स। लेकिन इनमें से भी 5 लवण जो हैं वो मुख्य हैं, जो महासागरीय जल के खारेपन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये 5 जो लवण हैं वो हैं सोडियम क्लोराइड, जो लगभग 77.9% पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% इसकी प्रतिशतता होती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% इसकी प्रतिशतता होती है। कैल्शियम सल्फेट इसकी प्रतिशतता 3.6% होती है और पोटेशियम सल्फेट इसकी जो प्रतिशतता होती है वह 2.5% होती है। तो महासागरीय जल के खारेपन के लिए ये 5 लवण जो हैं, ये साल्ट्स जो हैं, वो प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसे आप ध्यान से देख लें। अब एक महत्वपूर्ण बात ये है कि लवणता की माप की कैसे जाती है। तो लवणता की माप जो है वह पीपीटी में की जाती है। पीपीटी का जो फुल फॉर्म है वह पार्ट्स पर 1000, यह पीपीटी का फुल फॉर्म है। तो लवणता की माप पीपीटी में की जाती है अर्थात समुद्री जल का अगर 1000 भाग हम लेते हैं तो उस 1000 भाग में लवणता कितनी है, सॉल्ट्स की मात्रा कितनी है, इसके आधार पर ये पीपीटी निर्धारित होती है किसी भी महासागरीय जल की। 1000 भाग कहने का मतलब ये है कि अगर 1000 ग्राम जल है, 1000 ग्राम जल है तो उसमें सॉल्ट्स कितने हैं। और पीपीटी को ये इस संकेत से दर्शाया जाता है। इसे आप ध्यान से देख लें। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लें कि आइसोहेलाइन, यह जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, यह मानचित्र पर एक समान लवणता के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती है। उसे हम आइसोहेलाइन कहते हैं। आगे बढ़ें। अब प्रश्न ये है कि आखिर महासागरीय जल खारा क्यों होता है। तो महासागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत जो है वो हमारी पृथ्वी है। जैसा कि आप सबों को पता है कि पृथ्वी के उत्पत्ति के समय इसके पपड़ी अर्थात जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, उसमें लवण की अधिकता थी, सॉल्ट्स अधिक थे। और ये पपड़ी के विघटन एवं वियोजन, इसके कारण अपर्दन के कारकों जैसे पवन और नदियों के द्वारा इसे सागर में ले जाया गया। वर्तमान में भी नदियां जो है सागरों में लवण पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार जो दूसरा प्रमुख स्रोत है महासागरीय जल के लवणता की, वह महासागरों में होने वाले ज्वालामुखी क्रिया में जो राख निकलता है तो उसमें भी लवण अधिक होते हैं और इससे महासागरीय जल का खारापन जो है वो बढ़ता है। तो महासागरीय जल के लवणता के ये 2 प्रमुख कारण हैं।
अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि महासागरीय जल की लवणता जो है इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसे आप देखें कि महासागरीय जल की लवणता जो है वह जल के भौतिक लक्षणों के साथ साथ क्षेत्र विशेष की जलवायु और समुद्री जीवन को भी प्रभावित करता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अतिरिक्त यह समुद्री जल के संचरण को भी नियंत्रित करता है, अर्थात जो समुद्री धाराएं चलती हैं उसको भी यह कंट्रोल करता है। अब इसके जो कुछ प्रमुख प्रभाव हैं उन पर हम लोग एक नज़र डालें तो सबसे पहला है जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अधिक लवणीय जल जो होता है, अर्थात जिस जल में लवण की मात्रा अधिक होती है, सॉल्ट्स अधिक होते हैं, तो उसका घनत्व भी अधिक होता है। और जो कम लवणीय जल है, अर्थात सॉल्ट्स कम है, उनकी मात्रा कम है, तो उसका घनत्व कम होता है। इसी प्रकार जल की संपीडनता अर्थात कंप्रेसिबिलिटी, तो लवणों की अधिकता के कारण जल की दबाव डालने की क्षमता भी अधिक होती है, क्योंकि जब लवण की मात्रा अधिक होगी तो वह भारी होता है और भारी जल दबाव अधिक डालता है। इसी प्रकार जो तीसरा प्रमुख प्रभाव है वह सूर्यातप अर्थात इंसोलेशन जो होता है, सूर्य से जो टेम्परेचर आता है उसका अवशोषण। तो अधिक लवणीय जल में सूर्यातप के अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। तापमान एवं तापीय विस्तार, जो अधिक लवणीय जल है तो उसमें सूर्यातप के अधिक अवशोषण होने के कारण उस जलीय क्षेत्र का तापमान भी क्या होगा, वो अधिक होगा। इसी प्रकार वाष्पीकरण और आर्द्रता अर्थात वेपोराइजेशन एंड ह्यूमिडिटी, तो महासागरीय जल में लवणता की वृद्धि का एक प्रमुख कारण जो होता है उस क्षेत्र में अधिक वाष्पीकरण का होना भी होता है। और तीव्र वाष्पीकरण के कारण उस क्षेत्र में आर्द्रता की भी अधिकता होती है। जैसे वाष्पीकरण जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही उस क्षेत्र की जो हवा होगी उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार क्षेत्र विशेष की जलवायु को निर्धारित करने में ये जो लवणता है, सैलिनिटी है, उसकी प्रमुख भूमिका होती है। इसी प्रकार समुद्री जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। महासागरीय लवणता जो होती है वह मछली तथा अन्य जीवों, प्लवकों और वनस्पतियों के वितरण को भी बहुत हद तक प्रभावित करती है। इसी प्रकार समुद्री जल का परिसंचरण, इसको भी लवणता प्रभावित करती है, क्योंकि अधिक लवणीय जल जो होता है उसका घनत्व अधिक होता है और कम लवणीय जल का घनत्व कम होता है। अतः सागरीय जल के विभिन्न भागों में जल के घनत्व की भिन्नता के कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार महासागरीय जल में रासायनिक परिवर्तन भी लवणता के कारण होता है। जैसे इसका एक उदाहरण देखिए आप कि कम लवणीय जल जो होता है जिसमें सॉल्ट्स कम होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता अधिक होती है, डिजॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अधिक मात्रा में। जबकि लवणता में जब वृद्धि होती है, सैलिनिटी बढ़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की लवणता की जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो घुलनशीलता होती है वह कम हो जाती है। इसी प्रकार बर्फ का पिघलना, अधिक लवणीय जल में सूर्यातप का अधिक अवशोषण होता है, अभी हम लोगों ने देखा। और ऐसे में जब यह जल ध्रुवीय भागों में समुद्री जलधाराओं के माध्यम से पहुंचता है तब वहां के बर्फ को पिघलाने का कार्य भी यह करता है। आगे बढ़ें। अब महासागरीय लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो महासागर के किसी भी भाग में लवणता का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वह किसी एक कारक से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि यह कई कारकों का सम्मिलित प्रभाव होता है। अब उन कारकों को हम लोग देखेंगे, फैक्टर्स देखें
जो लवणता के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है। तो इसमें सबसे पहला है वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। तो वाष्पीकरण तथा लवणता की मात्रा में समानुपाती संबंध होता है, अर्थात जितना वाष्पीकरण होता है लवणता उतनी ही बढ़ती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य आप यहाँ देखें कि वाष्पीकरण के साथ साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता का भी होना उच्च लवणता के लिए आवश्यक होता है। अर्थात जिस क्षेत्र में पवन में अर्थात हवा में ह्यूमिडिटी अधिक है, तो अधिक ह्यूमिडिटी के कारण वाष्पीकरण वहाँ कम होगा, क्योंकि हवा में वाष्पीकरण को धारण करने की क्षमता निश्चित होती है। तो एक निश्चित क्षमता से जब अधिक वाष्प हवा में पहुँचेगा तो उस पवन जो है, हवा जो है उसे धारित नहीं कर पाएगी, उसका धारण नहीं कर पाएगी। इसलिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होगी, कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो वाष्पीकरण लवणता को तो बढ़ाता है, लेकिन यह तभी होगा जब उस क्षेत्र की हवा जो है उसमें ह्यूमिडिटी कम होगी। तो उच्च लवणता के लिए आवश्यक दशा है वाष्पीकरण, लेकिन साथ ही साथ उस क्षेत्र के वायु में ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होनी आवश्यक है। इसका एग्जाम्पल आप देखें कि कर्क एवं मकर रेखाओं के पास मध्य अक्षांशों में उच्च तापक्रम तथा उच्च दर से होने वाले वाष्पीकरण के साथ ही पवन में आर्द्रता की न्यूनता भी होती है, इसलिए यहाँ उच्च लवणता पाई जाती है। कर्क एवं मकर रेखाओं के पास वहाँ टेम्परेचर अधिक होता है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और वाष्पीकरण होने से उस क्षेत्र में लवणता अधिक होगी, और इस क्षेत्र में जो हवा है उसमें ह्यूमिडिटी कम पाई जाती है। इसके विपरीत भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम एवं तीव्र वाष्पीकरण के बावजूद कम लवणता पाई जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण पवन में अत्यधिक आर्द्रता भी मिलती है। आप लोगों को पता होगा कि भूमध्य रेखा पर दोपहर के बाद हमेशा बारिश होती है। तो इस बारिश के होने से जो वायुमंडल है उसमें ह्यूमिडिटी अधिक होती है। वाष्पीकरण तो होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लवणता कम पाई जाती है। आगे बढ़ें। अब वर्षा के द्वारा जल की आपूर्ति, यह दूसरा प्रमुख फैक्टर है। स्वच्छ जल जो है उसकी अधिक मात्रा के कारण लवणता कम हो जाती है। फलतः जिन क्षेत्रों में अत्यधिक जल वर्षा होती है वहाँ लवणता कम पाई जाती है, सैलिनिटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए कि जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उच्च वर्षा लवणता को कम करती है, जबकि अयनवर्ती भागों में न्यून वर्षा के कारण लवणता अधिक होती है। कर्क एवं मकर रेखाओं के पास ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय भागों में अत्यधिक हिम वर्षा के कारण जो हिमानी होते हैं वह सागरों में हिम पहुंचाते हैं, जो कि शीतोष्ण प्रदेशों में जब पहुंचते हैं तो ये पिघल करके लवणता को कम कर देते हैं। आगे बढ़ें। अब तीसरा प्रमुख जो फैक्टर है लवणता के डिस्ट्रीब्यूशन को जो प्रभावित करता है वह है नदी जल का आगमन। नदियाँ अपने साथ लवणता लाती है, जैसे हम लोगों ने देखा, फिर भी उसमें स्वच्छ जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनके मुहानों पर लवणता की मात्रा में कमी आ जाती है। इसका महत्वपूर्ण एक एग्जाम्पल देखिए आप कि बंगाल की खाड़ी में लवणता 14 पीपीटी पाई जाती है, जबकि इसी अक्षांश पर अरब सागर में लवणता 36 पीपीटी पाई जाती है। कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जो है वह स्वच्छ जल की आपूर्ति करती है। इसी प्रकार कांगो, नाइजर, सेंट लॉरेंस नदियां जो हैं इनके मुहाने वाले भाग में
लवणता कम पाई जाती है। और बंद सागरों में यह प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है, अर्थात जो लैंडलॉक्ड जो सागर होते हैं, जैसे रूम सागर में लवणता 40 पीपीटी है, जबकि काला सागर में डैन्यूब, नीपर, निस्टर आदि नदियां जो गिरती हैं, इसके कारण काला सागर में लवणता 18 पीपीटी पाई जाती है। तो नदी जल का आगमन जो है सो लवणता को प्रभावित करता है, लेकिन जहाँ वाष्पीकरण की मात्रा जो है वह स्वच्छ जल की आपूर्ति से अधिक होती है, वहाँ लवणता बढ़ती जाती है। आगे बढ़ें। अब चौथा प्रमुख जो फैक्टर है वह है वायुदाब तथा वायु की दिशा। तो दोस्तों, प्रतिचक्रवातीय दशा जो होती है, एंटी साइक्लोनिक जो कंडीशन होता है, उसमें स्थिर पवन और उच्च तापक्रम के साथ लवणता बढ़ती है। अयनवर्ती भाग जो हैं कर्क और मकर रेखाओं के पास, तो वहाँ ये दशाएं जो है सो पाई जाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में उच्च लवणता मिलती है। पुनः वायु की जो दिशा होती है वह लवणता के पुनर्वितरण में सहायक होती है। ये जो हवाएं होती हैं, हवाएं हैं, ये अपने साथ खारे पानी को दूसरे स्थानों तक पहुंचा देती हैं, जिसके कारण जहां ये खारा पानी पहुंचता है वहां लवणता बढ़ जाती है, परंतु जहां से जल को हटाया जाता है वहां उस स्थान की पूर्ति के लिए नीचे से जल आ जाता है, इसलिए लवणता जो है वह घट जाती है। इसका आप बेस्ट एग्जाम्पल देखिए कि जो व्यापारिक हवाएं हैं, ट्रेड विंड है, वह सागरों के पूर्वी भाग से लवणीय जल को पश्चिमी भाग में ला करके उस क्षेत्र की लवणता को बढ़ा देती हैं। इसी कारण मैक्सिको की खाड़ी में लवणता 36 पीपीटी से 37 पीपीटी तक पाई जाती है, जबकि कैलिफोर्निया तट पर लवणता कम पाई जाती है। यह एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसे आप ध्यान से देख लें। इसी प्रकार जो पछुआ हवाएं हैं वह महाद्वीपों के पूर्वी तट पर लवणता को कम कर देती हैं, लेकिन पश्चिमी तटों पर इसे बढ़ा देती हैं। कभी कभी इन हवाओं के कारण लवणता घट जाती है, क्योंकि इन हवाओं के कारण कम खारे तथा अधिक खारे जल में मिश्रण हो जाता है। यह एक अपवाद है। अब जो पांचवा प्रमुख फैक्टर है वह है सागरीय गतियां, अर्थात जो महासागरीय धाराएं हैं वह भी लवणता के वितरण को प्रभावित करती हैं। तो महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर एक निश्चित दिशा तथा निश्चित क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इस तथ्य से आप परिचित हैं। इस विषय पर महासागरीय धाराओं से संबंधित एक अध्ययन सामग्री भी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इस क्रम में ये एक स्थान से दूसरे स्थान में लवणता का परिवहन करके लवणता घटाती तथा बढ़ाती हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखें कि मैक्सिको की खाड़ी में उच्च लवणता पाई जाती है, क्योंकि अटलांटिक विषुवतीय धारा जो है पूर्वी भाग से यहाँ लवणता लाती है। इसी प्रकार गल्फ स्ट्रीम धारा जो है, गर्म जल धारा जो है, यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर लवणता को बढ़ाती हैं, जबकि लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र में लवणता घट जाती है। तो सागरीय गतियां भी जो हैं वो महासागरीय लवणता के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती हैं। आगे बढ़ें। अब बंद सागरों में जो लैंडलॉक मतलब सागर हैं उनमें इन धाराओं का प्रभाव नगण्य हो जाता है, स्पष्ट है ये बात। परंतु वे सीमांत सागर जो महासागरों से चौड़े के द्वार के द्वारा मिले होते हैं, इन धाराओं से प्रभावित होते हैं। नॉर्वे तथा उत्तरी सागर में गल्फ स्ट्रीम के कारण अपेक्षाकृत अधिक लवणता मिलती है। तो ये लवणता के डिस्ट्रीब्यूशन को, सैलिनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले प्रमुख फैक्टर्स हैं। इसे आप ध्यान से देख लें। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है
कि महासागरों पर लवणता का वितरण कई कारकों का सम्मिलित प्रभाव होता है। जिन सागरीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण तीव्र होता है वहाँ लवणता की मात्रा अधिक होती है, लेकिन लवणता की अधिकता के लिए वाष्पीकरण के साथ साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता भी होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में वर्षा द्वारा, नदियों के जल के द्वारा और ध्रुवीय भागों में हिम के पिघलने से शुद्ध जल की आपूर्ति होती रहती है, वहाँ के सागरीय भाग में लवणता की कम मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त प्रति चक्रवातीय दशाएं, स्थिर पवन एवं उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती हैं। इसके साथ ही वायु की दिशा भी सागर के एक भाग से लवणता को दूसरे भागों में वितरित करती है। उम्मीद है कि इस तथ्य को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ें। अब हम आंशिक बंद सागरों एवं खुले सागरों में लवणता के वितरण को समझेंगे। तो आंशिक बंद सागरों एवं खुले सागरों में लवणता का वितरण लंबवत एवं क्षैतिज दोनों ही रूपों में मिलता है, अर्थात वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही रूपों में लवणता पाई जाती है महासागरीय जल में। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक स्तर पर भी लवणता के वितरण में भिन्नता पाई जाती है। आइए इसे समझें। सबसे पहले हम लोग लवणता के क्षैतिज वितरण को देखेंगे। तो सागरीय लवणता जो है, ओशन सैलिनिटी जो है, वह अक्षांशों की स्थिति के साथ कुछ निश्चितता से वितरित होती है। यहाँ आप ध्यान दें, परंतु महासागरों की स्थिति, इसकी धाराएं, पवनों की दिशा इसे प्रभावित करती हैं। तो प्रस्तुत संदर्भ में 4 स्थितियां पाई जाती हैं। पहला कि भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा कम होती है, औसतन 34 ppt होती है। इसका जो कारण है वह है विषुवतीय वृत्त के समीप भारी वर्षा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता और मेघाच्छन्न आकाश तथा डोल ड्रम की शांत वायु। तो इन कारणों से भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा कम होती है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की जब ओर आदमी बढ़ता है तो लवणता में कमी आती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में उच्चतम लवणता जो है वह 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, क्योंकि इन अक्षांशीय भागों में उच्च तापक्रम एवं वाष्पीकरण के साथ साथ आर्द्रता की न्यूनता भी पाई जाती है। इस बात की चर्चा हम लोगों ने पहले कर लिया है। इसी प्रकार जो अयनवर्ती मंडल है, इसके दूसरी तरफ वाष्पीकरण कम होता है, लेकिन बर्फ के पिघलने से मीठे जल की आपूर्ति भी होती है। तो इसलिए अयनवर्ती मंडल के उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध में लवणता में कमी आती है, अर्थात ध्रुवों की ओर जब हम बढ़ते हैं तब। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता में कमी आ जाती है। तो ये लवणता का क्षैतिज वितरण, इससे संबंधित ये तथ्य हैं, प्रमुख तथ्य, इसे आप ध्यान से देख लें। अब महासागरीय लवणता के क्षैतिज वितरण का मानचित्र पर ये एक अंकन है, इसे आप ध्यान से देखें। आगे बढ़ें। अब लवणता का लंबवत वितरण अर्थात वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो महासागरों में लवणता के लंबवत वितरण के संबंध में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है, कारण कि किसी स्थान पर गहराई बढ़ने के साथ लवणता बढ़ती है तो कहीं यह घटती है। फिर भी सामान्यतः उच्च अक्षांशों में गहराई बढ़ने के साथ लवणता बढ़ती है। मध्य अक्षांशों में 1200 फीट की गहराई तक लवणता बढ़ती है, परंतु इसके नीचे घटती जाती है। भूमध्य रेखा पर स्थिति विपरीत है। भूमध्य रेखा पर गहराई में जाने पर यह घटने लगती है।
तो लवणता के लंबवत वितरण के संबंध में किसी नियम का प्रतिपादन किया जाना संभव नहीं है। आगे बढ़ें। अब हम लोग महासागरीय लवणता के प्रादेशिक वितरण को समझते हैं। तो दोस्तों, भिन्न भिन्न महासागरों एवं सागरों में लवणता के वितरण में काफ़ी भिन्नता मिलती है। सबसे पहले हम लोग प्रशांत महासागर को देखें तो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो बृहद क्षेत्रफल के कारण प्रशांत महासागर के विभिन्न भागों में लवणता की मात्रा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों की लवणता का विवरण इसमें दिया गया है, इसे आप याद कर लें कि भूमध्य रेखा के पास लवणता 34.85 पीपीटी रहती है। उत्तरी गोलार्ध में 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च लवणता पाई जाती है। महासागर के पश्चिमी भाग में ओखोटस्क तथा मंचूरियन के पास ठंडी धारा एवं हिम के पिघलने के कारण यह घट करके 31 पीपीटी हो जाती है। मध्य अमेरिका, कैलिफोर्निया तथा पेरू तट के पास जल के स्थानांतरण एवं नीचे से जल के ऊपर आने के कारण लवणता कम पाई जाती है। कोलंबिया तट के पास 28 पीपीटी तथा चिली तट के पास 33 पीपीटी लवणता पाई जाती है। वांगहो नदी के मुहाने पर 30 पीपीटी तथा यांगटीसिक्यांग नदी के मुहाने पर 33 पीपीटी लवणता पाई जाती है। तो प्रशांत महासागर में लवणता के वितरण के संबंधित ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं, इसे आप ध्यान से देखें, इसे आप याद कर लें। आगे बढ़ें। अब हम लोग अटलांटिक महासागर में लवणता के वितरण को देखते हैं। तो अटलांटिक महासागर से संबंधित जो आंशिक बंद सागर हैं वह लवणता के अक्षांशीय वितरण के कई अपवादों का सृजन करते हैं। जैसे उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा के कारण उत्तरी सागर जो है उसमें 34 पीपीटी लवणता पाई जाती है। ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा के कारण। इसके विपरीत बाल्टिक सागर में नदियों तथा वर्षा के शुद्ध जल की आपूर्ति होने से लवणता जो है वह कम हो जाती है। उत्तरी भागों में रुजेन द्वीप एवं बोथनिया की खाड़ी में लवणता की मात्रा क्रमशः 8 पीपीटी तथा 2 पीपीटी पाई जाती है। रोम सागर में अत्यधिक वाष्पीकरण तथा अटलांटिक महासागर से कम संपर्क रहने के कारण रोम सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा के कारण कैरेबियन सागर में 30 पीपीटी लवणता पाई जाती है। वैसे आयन मंडल जो है उसके समीप अटलांटिक महासागर में 37 पीपीटी लवणता पाई जाती है। अब हिंद महासागर में देखें तो उत्तरी हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35 से 40 पीपीटी लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल में मिलने से यह 30 पीपीटी हो जाती है। शुष्क मौसम के कारण वाष्पीकरण अधिक होने से तथा नदियों द्वारा लाए गए जल की मात्रा कम होने के कारण अरब सागर में 36 पीपीटी लवणता पाई जाती है। इसी प्रकार शुष्क मौसम के कारण ही ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर अधिक लवणता पाई जाती है। हिंद महासागर से संबंधित जो आंशिक घिरे सागर हैं जैसे अंडमान सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, इसमें लवणता का वितरण निम्न रूप में मिलता है। जैसे खाड़ी के अग्रभाग में 37 पीपीटी, जबकि उच्च वाष्पीकरण के कारण आंतरिक भाग में लवणता जो है वह 40 पीपीटी तक पाई जाती है। आगे बढ़ें। अब हम लोग अंतर महाद्वीपीय सागरों तथा झीलों में लवणता के वितरण को देखते हैं। तो महाद्वीपों के भीतर पाए जाने वाले सागरों, झीलों आदि में लवणता के वितरण पर वाष्पीकरण, उच्च तापक्रम तथा नदियों द्वारा जल की आपूर्ति के अलावे उसमें से निकलने वाली नदियों का भी प्रभाव होता है।
नदियों के निकलने से सागर की लवणता का निष्कासन भी होता है। उदाहरण देखें आप कि कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में 14 पीपीटी लवणता पाई जाती है, क्योंकि वोल्गा, यूराल आदि जो नदियां हैं वह कैस्पियन सागर में स्वच्छ जल की आपूर्ति करती हैं। इसी प्रकार दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी में लवणता 40 पीपीटी तक पाई जाती है। यूएसए का जो ग्रेट सॉल्ट लेक है उसमें लवणता जो है वह 220 अर्थात 1000 ग्राम जल में 220 ग्राम लवणता होती है, सॉल्ट्स होते हैं। मृत सागर जो डेड सी है उसमें 238 और टर्की का जो वान झील है उसमें 330% तक अर्थात 100 ग्राम टर्की के वान झील के 1000 ग्राम जल में 330 ग्राम सॉल्ट पाया जाता है। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि महासागरों और अंशतः घिरे सागरों में लवणता का जो वितरण है किसी एक कारण से नियंत्रित न होकर के कई कारणों का सम्मिलित प्रभाव होता है। इसी कारण एक ही अक्षांशीय स्थिति के बावजूद भिन्न भिन्न सागरों में लवणता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है इस विषय को आप आसानी से समझ गए होंगे और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप इस अध्ययन सामग्री के आधार पर आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।